नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु तत्सम बोध पे आपका स्वागत करता हूं। आज की हम लेक्चर में जिस बात पे फोकस डालने वाले हैं वो है अभी एक हाल ही में पास हुआ एक्ट बिहार असेंबली से, जिसका नाम है बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस एक्ट, है ना। इसको इसलिए डिस्कस करना भी ज़रूरी है क्योंकि एक तो ये हमारे लिए लेजिस्लेटिव पीस है, और दूसरा कि जो हमने देखा कि सदन में, विधानसभा में कैसी हंगामा हुई, फिर बाहर में रोड पे हुआ, और जो बाकी सारे इश्यूज हैं, तो आखिर ऐसी क्या बात रही होगी इसमें जिसको लेकर कि इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है, बिहार एक पुलिस स्टेट बन गया, वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें आप भी निरंतर सुनते आ रहे हैं। तो हमें लगा कि इस पे एक क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है, ताकि इसके सब्जेक्ट मैटर को भी हम समझ सकें और साथ साथ जो इससे रिलेटेड इश्यूज हैं उसको भी समझ सकते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रावधान हैं, और उन्हीं से रिलेटेड जो इश्यूज उठ रहे हैं उन्हीं से ऑपोजिशन को भी थोड़ी प्रॉब्लम है जिनके बारे में वो लोग बात करना चाहते हैं। ठीक है। तो जो सबसे बेसिक फंडामेंटल चीज़ जो लगभग आप लोगों को मालूम ही होगा कि बिहार पुलिस में भी दो तरह के यूनिट होते हैं। एक होते हैं जो लोग सिविलियन होते हैं, और दूसरे तरह के होते हैं जिनके पास कोई आर्म्ड गन होता है। सिविलियन का आपके साथ एनकाउंटर कहाँ हो सकता है? जब आप पुलिस स्टेशन में जाते हो, एफआईआर लिखवाते हो, तो वहाँ पर उनके साथ ज़रूरी नहीं है कि गन हो, उनका क्लर्कियल जॉब की तरह हो जाता है। तो उस तरह के लोग भी होते हैं, और आर्म्ड बटालियन भी होते हैं। अब तक जो बिहार में था वो 2007 के एक कानून के तहत बीएमपी थे, जिनका कि फुल फॉर्म होता था बिहार मिलिट्री पुलिस। आपने बिहार सैप का भी नाम सुना होगा। बिहार सैप भी एक टुकड़ी थी बीएमपी की ही। तो अब सरकार ने क्या किया है कि इसका एक इम्पॉर्टेंट प्रावधान यह है कि बीएमपी का नाम बदल दिया गया है, बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस के नाम रख दिया गया है। यानी एक नेम चेंज तो हो ही गया, लिखने के लिए एक बात हो गई। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको लाने के पीछे क्या तर्क दे रही है सरकार। तो अगर आप एक्ट को पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करना है, एक्सट्रीमिज्म को फाइट करना है, लॉ एंड ऑर्डर जैसे सब्जेक्ट को भी इंक्लूड कर दिया गया। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर पुलिस का ही है, पर अब तक वो जनरल किया जाता था, अब ये इसमें भी आ गया है इसको। ठीक है। अब इसको यूज करने के लिए सरकार ने क्या कहा है कि इसको कहीं कुछ डेजिग्नेटेड प्लेसेस बताए जाएंगे, वहीं पे सिर्फ इसका यूज होगा। और डेजिग्नेटेड प्लेसेस के नाम पे जो सरकार ने उस एक्ट में एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, जैसे कि मान लीजिए मॉन्यूमेंट्स को आप देखते हैं, तो मॉन्यूमेंट्स में हमारे यहाँ यूनेस्को द्वारा प्रायोजित है बोध गया में महाबोधि का जो पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर हो गया, है ना। और भी कई सारे जगह हो सकते हैं। आप उसमें डेजिग्नेट करने के ऊपर है कि सरकार किन किन जगहों को करती है। मान लीजिए कि नालंदा में कई सारे जगह हैं, राजगीर में जगह है, वैशाली में है। इन सारी जगहों को अगर सरकार डेजिग्नेट कर देती है तो ये सारे जो हमारे आर्म्ड पुलिस होंगी वहाँ वहाँ पे वो लोग गार्डिंग करेंगे। फिर इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जहाँ की अब तक सीआईएसएफ गार्ड करता था, अब वहाँ पे बिहार सरकार कह रही है कि हम वहाँ पर रखेंगे। दूसरी चीज़ एयरपोर्ट्स और मेट्रो लाइन्स। मेट्रो स्टेशन तो अब आएंगे ही, क्योंकि पटना में उसका काम चालू हो गया है। एयरपोर्ट दरभंगा में बन रहा है नया, फिर पटना में भी एयरपोर्ट है। तो इन सारी जगहों पे हम चाहते हैं कि यही फोर्स रहे, है ना। और इसका तर्क क्या दिया गया, क्यों ऐसा चाहते हैं? इसका तर्क ये दिया गया कि हमारा अभी अगर देखा जाए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस पे डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उनका एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी है कि अभी हमारे यहाँ 45 टुकड़ियाँ हैं उनकी। अब जरा सोचिए, कोई भी फ्री लंच की तरह नहीं मिलता, हर चीज़ के लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। तो राज्य सरकार सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के लिए पे भी करती है। दूसरी बात है कि वे उन पे आश्रित हो जाती हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करना पड़ता है, और तब तक एमएचए फाइनलाइज करती है, फिर आता है, तब तक बहुत सारा समय भी निकल जाता है। और हो सकता है वो ग्रांट करें ना करें, आपके विश पे तो है नहीं, आप तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हो। दूसरी बात है कॉस्ट रिडक्शन, तो एक हो ही गया। दूसरी बात यह है कि सरकार कह रही है कि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, यहाँ के यूथ को ये मौका भी मिलेगा कि वो उसमें सर्व कर सके, तो उसमें बहुत सारी वैकेंसीज भी आएंगी, तो उसके तहत उनको एक तरह से जॉब क्रिएशन में भी फायदा मिलेगा, है ना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब क्योंकि बीएमपी से ये कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि पहले से अब अत्यधिक आधुनिक उन्हें बहुत सारा प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि ऐसे इमर्जिंग सिचुएशंस के लिए वो तैयार हो सकें, है ना। तो हो सकता है कि उन्हें अच्छे आर्म्स भी मिले, उसमें ट्रेनिंग भी मिले,
और बहुत सारे बॉम्ब स्क्वाड भी बन जाए उसमें, क्योंकि एक्सट्रीमिज्म का खतरा है, नक्सलियों से खतरा है, तो इन सब को निपटने के लिए तो अब आईईडी डिटेक्ट करना है तो ऐसी सुविधाओं से लैस करना पड़ेगा। तो वो एक मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट पुलिस होगी जो कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से किसी प्रॉब्लम को टैकल करने में सक्षम होगी। ये सरकार का रुख है। अब देखिए, मान लीजिए ये सारी बात तो आप कह दिए कि ठीक है ऐसा करेंगे, वो करेंगे क्या? मान लीजिए वो बहुत सारे डेजिग्नेटेड प्लेस है, एयरपोर्ट है, और वहाँ पे इस तरह का कोई सिक्योरिटी थ्रेट हुआ तो वो अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट, और सर्च एंड सीजर भी हो सकता है, यानी पूरा तलाशी भी ली जा सकती है। ये दो इंपॉर्टेंट सेक्शन 7 सेक्शन 8 में है। सेक्शन का याद करने की आपको जरूरत नहीं है, पर उसके इंपॉर्टेंट प्रावधान जानना जरूरी है। अब ये कर कौन सकता है? ये कोई एक डेजिग्नेटेड रैंक ऑफिसर, इनमें जो होगा ना ये टुकड़ियां, इनमें किसी को डेजिग्नेटेड एक हिरार्की बनेगी कि हाँ ये नीचे हैं, ये उससे ऊपर, ये उससे सीनियर हैं, तो उनमें किसी को ये कह दिया जाए कि हाँ इस लेवल पर के ऑफिसर ही सिर्फ इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, अब वो ऑर्डर करेंगे तो उन्हें लिखित में कहीं जवाब भी देना पड़ेगा, उनकी जवाबदेही भी तय करेगी कि क्यों आप कर रहे हैं, एक रिपोर्ट तैयार कीजिए इस मामले में। अच्छा, इनका जब अरेस्ट होगा तो उनका कहना है कि फिर जिला पुलिस को ये हैंड ओवर कर देंगे, साथ साथ स्टेटमेंट ऑफ रीजन की क्यों अरेस्ट किया गया, क्या सर्कमस्टांसेस ऐसे थे। ठीक है, लेकिन इसमें एक बड़ी गड़बड़ी क्या है कि सस्पिशन के आधार पे भी अरेस्ट और सर्च किया जा सकता है, जिसपे कि अभी बवाल मच रहा है। आगे देखते हैं हम इस चीज को। अभी फिर देखिए, एक और जो इम्पोर्टेंट एक तरह से कहिए कि कन्फ्रंटेशन वाला सेक्शन है, वो सेक्शन 15 में एक बात कही गई है कि मान लीजिए इस तरह का कोई काम करते हुए किसी आर्म्ड पुलिस पर्सनल ने या उनकी ग्रुप ऑफ पर्सनल कोई ऐसा क्राइम कमिट कर देते हैं जिससे पब्लिक इंटरेस्ट को धक्का लगता है या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को दिक्कत होती है, उस केस में एक इंक्वायरी तो होनी चाहिए। पर इस एक्ट में क्या कहा गया है कि ये इंक्वायरी पुलिस खुद ही अपने डिपार्टमेंट के अंदर से करेगी, ना कि कोर्ट कोई इंटरवेंशन होगा। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है? यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आप फंडामेंटल राइट आर्टिकल 32 में हमें ये चीज़ मिला हुआ है संविधान से ही कि हम सीधा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। तो कहीं ना कहीं ये कंटेंशियस क्लॉज है। हो सकता है कि जुडिशियल रिव्यू के थ्रू जब ये सिस्टम ऑफ कोर्ट्स में जाएगा, हाई कोर्ट में प्रोबेबली जाएगा ही जाएगा, तो इस पर और बातें निकल के आएंगी कि कितना सही है कितना गलत है। दूसरा चीज़ एक और है कि इसका क्या मिसयूज हो सकता है। प्रथम दृष्टया तो ऐसा लगता है कि अगर डेजिग्नेटेड प्लेसेस है, अगर सरकार कह रही है कि यही इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स में, एयरपोर्ट्स में, मॉन्यूमेंट्स में रखेंगे, तो आम जनता को डरने की क्या जरूरत है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि सरकार ने ऐसा नहीं कह दिया कि यही लिस्ट सिर्फ है, ये लिस्ट कभी भी एक्सटेंडेड हो सकती है। आप एग्जाम्पल के तौर पे सोचिए कि आज शराबबंदी पे इतना ज़्यादा धरपकड़ हो रहा है, अगर मान लीजिए कल गए सरकार ये कहती है कि अगर सस्पिशन होता है इनको कि यहाँ पर शराब माफिया हैं, है ना, और वो रिटेलिएट कर सकते हैं पुलिस पे, तो वहाँ पे भी सर्च एंड सीजर हो सकता है, वहाँ पे भी अरेस्ट हो सकता है। तो हो सकता है कि पुलिस इसको खुद ही मिसयूज़ करे। क्यों? क्योंकि अगर मिसयूज़ करेगी भी तो उसका इंक्वायरी तो डिपार्टमेंट के अंदर ही होगा, और अपने अंदर के डिपार्टमेंट वाले हो सकता है कि सब लोग मिल जाएं, तो फिर वहाँ पर जस्टिस प्रिवेल नहीं करेगा, तो मिसयूज होने की पूरी पूरी संभावना है। और पुलिस भी हो सकता है कि अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाएगी ना। पूरे सिस्टम में गवर्नेंस का सबसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है अकाउंटेबिलिटी, है ना। और यहाँ पे अगर ये सब दे रहे, इतनी वाइडर पावर्स दे रहे हैं, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी ही चाहिए। तो इस मामले पे भी प्रोटेस्ट जायज है। ठीक है, जो इसमें और फंडामेंटल क्वेश्चन निकल के आता है, ये तो सारे एक्ट की बात हो गई कि चलो मुझे मालूम चल गया कि इसके दो पहलू हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर अभी क्वेश्चन रेज हो रहे हैं। ठीक है, सरकार अपना तर्क दे रही कि नहीं ये पब्लिक इंटरेस्ट में है ना, ये जरूरी है, ठीक बात है, वहां तक भी ठीक है, और ऑपोजिशन अगर उससे डिसएग्री करती है तो वहां भी ठीक है। अब इस पे ऑपोजिशन को कैसे रुख लेना चाहिए था? क्या जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ उस तरह से होना चाहिए था, और क्या जो बाद में पुलिस एक्शन हुआ क्या वो भी होना चाहिए था, मार्शल्स बुलाए गए? मुझे लगता है कि हमें अब एक बार इसको रीथिंक करना चाहिए, सिर्फ बिहार के कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं, पूरे देश के कॉन्टेक्स्ट में, कि जब एक कोई लेजिस्लेटिव बॉडी कोई लेजिस्लेशन ले आती है तो वो संविधान से के धाराओं से सुसंगत जो प्रोसीजर दिया गया है उसके थ्रू वो पास भी कर लेती है। क्योंकि ये तो बेसिकली नंबर गेम है, आपके पास कितने नंबर हैं उसी आधार पे टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी डिसाइडेड है कि हाँ इस कानून को पास करने के लिए इस तरह इतने लोगों की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए जब संसद या फिर स्टेट की लेजिस्लेचर कोई कानून पास कर देती है तो उसके विरोध करने के क्या तरीके होने चाहिए? क्या एक सिविलाइज नेशन में इस तरह का
होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप फार्म बिल्स को ले लीजिए, संसद में पास हो जाने के बाद क्या रोड पे बैठ के प्रोटेस्ट करना कितना सही है, कितना गलत है। हो सकता है कि उसमें इश्यूज हों विवादास्पद, लेकिन क्या उसको सॉल्व करने के यही तरीके बच गए हैं। जैसे कि बिहार वाले केस में क्या हुआ था कि स्पीकर को लॉक करके लोग बाहर से बैठ गए हैं। अब मान लीजिए स्पीकर क्या होते हैं, उस हाउस के प्रेसिडेंट के तौर पे एक तरह का काम करते हैं। उस हाउस में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के भी प्रोविजन हो या उस हाउस को गवर्न करने के लिए जितने रूल्स बनाए गए हैं उन सबका इंटरप्रिटेशन वही करते हैं। तो एक तरह से उस हाउस के वो बॉस होते हैं। आप उनको इस तरह से लॉक करके बैठ जाएंगे तो क्या उनका ये राइट नहीं है कि वो पुलिस को बुलाएं या मार्शल्स को बुलाएं, जिनका काम ही यही होता है कि इनको हटाया जाए। और इस बीच जो भी हुआ उसकी एक अपनी, आप देखे होंगे पूरे न्यूज चैनल पे कितना शर्मसार करने वाली घटना हो रही है। तो वो दोनों ही पार्टियों को इससे सबक लेना चाहिए कि फ्यूचर में भी अगर मान लीजिए आपको प्रोटेस्ट करना है तो आप, अगर आपके पास नंबर नहीं है तो कम से कम हाउस को डेलिब्रेशन, डिस्कशन, डिबेट्स के लिए यूज़ कीजिए। वहाँ पर बात आपकी अमेंडमेंट्स जो आप प्रपोज करना चाहते हैं वहाँ नहीं होता है तो आप सिस्टम ऑफ कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं। वो एक सही और सिविलाइज तरीका है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये तरीका और भी सुधारा जा सकता था। हालांकि जो कंटेंशियस बातें हैं सरकार को भी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अभी तो ये कोर्ट में जाएगा तभी इस पे फैसला हो पाएगा, क्योंकि अब तो ये दोनों सदनों से पास हो चुका है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने इसके जितनी इंपॉर्टेंट क्लॉजेस थे हमने उस पर बात कर लिया है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।